और क्योंकि आज इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत बातचीत के साथ होगा जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत इम्पैक्ट करता है। कई बार हम खुद को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने इस वक्त वो एक्सपर्ट हैं अपने अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, जो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को आज दूर करेंगे। एक बार फिर से डॉक्टर शिव कुमार सरीन का मैं स्वागत करती हूँ, रणदीप गुलेरिया जी का मैं स्वागत करती हूँ और अनिल कोहली जी भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए और उसके बाद इस चर्चा, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिव कुमार सरीन, आप आजकल सोशल मीडिया पर बहुत हाइप्ड हैं। सोशल मीडिया पर आपको लोग इतना सुनते हैं, इतना पसंद करते हैं, सबको ये लगता है कि भाई लिवर से जुड़ी कोई समस्या है तो सरीन साहब मिल जाएं तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाए। लेकिन समस्या की जड़ कहाँ पर है? क्या इग्नोरेंस इसकी एक बहुत बड़ी वजह है? सबसे पहले इस पर आपका एक टेक सर। Thank you, Purnima. Am I Yes, right? sir. Purnima and Jigyasi ji and Bharat 24. आप लोगों ने ये आज इतना अच्छा मुहिम शुरू किया और मेरे अच्छे साथी भी मुझे मिल गए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। प्लेजर सर। सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ना मुझे आता है, पर हाँ मुकद्दर से ये थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लिवर की समस्या तो पुरानी है, मतलब पहले हार्ट तो होता ही नहीं था, सिर्फ जिगर ही होता था। हार्ट का पता तो 400 साल पहले लगा, जिगर तो मतलब ईसा मसीह से 2000 साल पहले। एक किस्सा बता दूं आपको। पहले भगवान की मूर्ति नहीं होती थी मंदिर में, सिर्फ एक लिवर को रख दिया जाता था, उसकी पूजा होती थी। हम जिसे आज हॉरोस्कोप कहते हैं, उस ज़माने में उससे हेरियोस्पाइसी कहते थे। हेरियोस्पाइसी मतलब लिवर देख के राजा बताता था कि यार इधर जाना है कि उधर जाना है। तो सारी सेवाएं, सारी सर्विसेज, सारा हमारा जो कंसंट्रेशन था लिवर पे और उसके ऊपर था। और लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। बहुत समय से लोगों ने इसको ध्यान नहीं रखा, क्योंकि चुपचाप रहता है, काम करता रहता है, जितना दबाना चाहो दबा लो, खिलाना चाहो खिला लो, फिर एक दिन विस्फोट करता। तो अगर हम ये सोचें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, तो आपके मसल्स ने काम किया, तो मसल्स का डिमांड बढ़ा। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मसल्स में डिमांड बढ़ी एनर्जी की, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? लिवर से। लिवर से आई। तो जो ही एनर्जी की डिमांड लिवर पे गई तो लिवर ने ब्रेन को कहा। हाँ। तो एक्सरसाइज का जो बेनिफिट है, जिसे हम एक्सरसोम कहते हैं, वो सारा मसल, लिवर एंड ब्रेन। अब आप पेट का लीजिए, बहुत ज़्यादा खाना खाया, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आई? लिवर से। सो एनीथिंग विच यू डू, वेदर यू डू एक्सरसाइज, यू ईट एक्स्ट्रा फूड, लिवर कंट्रोल्स वेयर टू सेंड व्हाट, हाउ मच, व्हेन टू स्टॉप, एंड द ब्रेन एक्ट्स अकॉर्डिंगली। तो लिवर की समस्या नहीं है, लिवर की रिकग्निशन ज़रूरी है कि उसे सेहतमंद रखें, खुश रखें और उसके ऊपर लोड ना डालें। हल्का फुल्का पतला अच्छे रंग का लिवर जिसमें 5% से कम फैट हो, वो बहुत बेहतरीन है। आपको देख के लगता है 5% से कम होगी, और इसीलिए आपका मॉर्निंग्स आर गुड। व्हेन यू से आई एम वेरी हेल्दी, इट मीन्स योर लिवर इज वेरी हेल्दी. Rest of the body, your complexion, your color will all come through that. Absolutely. But don't insult the liver, and there are only 3 major insults. You know the one. Right, alcohol to be avoided. So everybody knows that. जिज्ञासी जी हंस रहे हैं क्योंकि ड्रिंक नहीं करते हैं, मुझे मालूम है। और पूरा भारत 24 के सारे लोग जो है आपके बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब तो पीने वाले बुरे नहीं होते। यहाँ पर आप हाथ उठाने के लिए नहीं कहेंगे? जो नहीं, मैं हाथ उठाने को बिल्कुल नहीं कहूंगा, कहेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कोई नहीं पीता, सब अच्छे हैं, सबका लिवर हेल्दी। दूसरी इंसल्ट जो है वो होती है वायरसेस से, तो सब बचे रहेंगे। और तीसरी ओबेसिटी, मोटापे से है, तो उसके लिए तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एंड आई विल टेल अबाउट दैट आफ्टर सम टाइम। श्योर। रणदीप गुलेरिया जी, लिवर की तो बात हो गई, और जैसा कि सरीन साहब कहते हैं, जो लिवर है वो लीवर है।
तो आपको इसीलिए उसका बहुत ध्यान रखना है। लेकिन आजकल सांसें बहुत उखड़ने लगी हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है। हम ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पर पोल्यूशन हाई पे है और शायद इसको गैस चैम्बर इसीलिए कहा जाता है। एंड स्पेशली पोस्ट कोविड हम सब ने ये नोट किया कि हमारे फेफड़े जो हैं उसमें बड़ी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं। कैसे अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखा जाए? अगर आपको ऑलरेडी समस्या है तो कैसे आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं और दवाइयों पर निर्भरता सबसे कम हो, इसके लिए एक अचूक उपाय बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं भारत 24 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज बुलाया, और मैं आज टीचर्स डे पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इन सम वे वी आर ऑल टीचर्स एंड वी आर ऑल स्टूडेंट्स, सो अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आपने सही कहा कि जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उन पे आई वुड से कि कई डेकेड से स्पेशली भारत में और कई पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। हम पोल्यूशन की बात करें, आउटडोर पोल्यूशन की बात करें, इंडोर पोल्यूशन भी अगर हम गांव में देखें तो जहां अंदर चूल्हा यूज़ किया जाता है, खाना बनाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ गैस चेम्बर, क्योंकि वहाँ पे जो महिलाएं खाना बनाती हैं, छोटे बच्चे भी वहाँ पे रहते हैं, उनके फेफड़े भी बड़ी छोटी उम्र में ख़राब होने लगते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वायरमेंट लंग्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और वी आर सीइंग मोर एंड मोर रेस्पिरेटरी डिजीजेज इन द कमिंग टाइम्स। दूसरा, जैसे आपने कहा कि आउटब्रेक्स भी ज़्यादा होने लगे हैं। अगर हम पिछले 24 साल में देखें, इस सेंचुरी को देखें, तो वी कैन से दिस इज़ अ सेंचुरी ऑफ आउटब्रेक्स। शुरू में सार्स का आउटब्रेक हुआ, फिर एक H5N1 जो बर्ड फ्लू है, जो अभी भी उसका खतरा है, दो पैंडेमिक हुए हैं, H1N1 स्वाइन फ्लू पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक, और इन सारे जो आउटब्रेक्स हुए हैं ज़्यादातर इन्होंने फेफड़े पे ही अटैक किया, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं, सांस के रास्ते से हमारे शरीर के अंदर आती हैं और फिर फेफड़े पे ज़ख्म करके फिर और ऑर्गन्स पे भी असर करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लंग्स को हेल्दी रखें। अब ये एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है कि हम क्या करें और एज सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए। एक इशू है कि सोसाइटी से अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम अपना जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा करें, पोल्यूशन लेवल कम करें। और ये हो सकता है, हमने देखा है कि कई कंट्रीज़ में, डेवलपिंग वर्ल्ड में भी, मेक्सिको का भी एग्जांपल है, US और यूरोप के तो एग्जांपल कई सालों से है। अगर हम लंदन की भी बात करें, 1950s में लंदन स्मॉग हुआ था, जहाँ पे 10 दिन में ही 4000 लोग मर गए थे पोल्यूशन के कारण। लेकिन तब क्लीन एयर एक्ट आया, कई चीज़ें हुई, और अब वहाँ भी ट्रैफिक है लेकिन पोल्यूशन नहीं है। तो हमें अब ऐसे सोल्यूशन ढूंढने हैं जो सोसाइटी में हम अवेयरनेस कर पाएँ, जिससे लेवल ऑफ पोल्यूशन, स्पेशली जो इंडो गेंजेटिक बेल्ट है, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड एरिया है, यहाँ सर्दियों में अगर पोल्यूशन होता है तो वहीं का वहीं बैठा रहता है और कई दिनों तक फॉग रहती है, स्मॉग रहती है। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, और सालों साल से हम देख रहे हैं। दूसरा, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस एंड अदर थिंग्स हमारे लंग्स पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो एक तो हमें अपनी तरफ से एनवायरनमेंट को बेटर करना है, दूसरा हमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे करनी चाहिए जिससे लंग की कैपेसिटी बढ़े। हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां हम पोल्यूटेड एयर ना ब्रीथ करें, चाहे वो इंडोर पोल्यूशन हो या आउटडोर पोल्यूशन हो। और कुछ हद तक हम अपनी आदतें ठीक करें। डॉक्टर सरीर ने अल्कोहल की बात करी, मैं टोबैको की बात करता हूँ। सिगरेट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ कैंसर्स एंड ऑल्सो लंग प्रॉब्लम्स। और अगर हम बात करें तो यंग जनरेशन में हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग हैबिट्स कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। एक नया खतरा भी आया है जिसको हम कहते हैं वेपिंग। वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी इज़ अ वेल नोन थिंग, कि आजकल यंग जनरेशन में लोग वेपिंग बहुत करते हैं। आप जाओ तो That's a style statement. It's a style statement, but there is lot of data of what is known as vaping induced lung injury, जिससे lungs खराब हो जाते हैं, and young generation doesn't seem to understand that. तो ये भी एक बहुत important issue है। Right sir. अनिल कोहली साहब, दांतों की खूबसूरती कई बार सिर्फ देखने से लोग समझते हैं, लेकिन अंदर की खूबसूरती कैसे मेंटेन रखी जाए इसको अवॉइड करते हैं। जब तक दर्द ना होने लगे और असहनीय दर्द ना होने लगे तब तक हम डेंटिस्ट के पास जाते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन दांतों और दांतों की हेल्थ क्या सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है, या ये और भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती है जो आप देखकर बता सकते हैं? और ख़ास तौर पर अपने दांतों की देखभाल रेगुलर पीरियड्स में कैसे हो, इसको लेकर अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ बता पाए तो।
सबसे पहले मैं भारत 24 को बधाई देना चाहूँगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल सिंपोजियम। दूसरा, टीचर्स डे पे आपने 2 टीचर मेरे सामने बिठा दिए, इससे अच्छा दिन मेरे लिए नहीं हो सकता, आम आदमी के लिए तो होगा। गेटिंग सच ए ल्यूमिनरीज ऑफ द प्रोफेशन ऑन द डायस, डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर सरीन। नाउ कमिंग टू द ओरल हेल्थ, आपको जान के अभी डॉक्टर गुलेरिया ने जो बात की अभी तंबाकू के ऊपर और लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में अगर आप देखें 1947 में और आज बहुत तरक्की की और हम एक डेवलप्ड नेशन बनते जा रहे हैं, बट जब बात आती है ओरल हेल्थ की, सो वी आर वेरी नेग्लिजेंट। पहली बात तो ये कि ओरल हेल्थ इज नेवर बीन ए प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट नॉर फॉर द कॉमन मैन। रीज़न बीइंग कि पहले आदमी सोचता है कि 2 टाइम की रोटी हो, मेरा रहने का साधन हो, और फिर सबसे बड़ी बात है आदमी सोचता है कि दांत तो 32 हैं, अगर एक दांत मेरा चला भी गया तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, अब दिल एक है, फेफड़े 2 हैं, जिगर एक है, लेकिन दांतों की जब बात आती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। अगर आप देखें उसमें 50% ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम वन फॉर्म और अदर फॉर्म ऑफ द डिजीज, डेंटल डिजीज, हर एक आदमी को जरूरत है। और इसका देखिए कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर और आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना पड़ता है। टोटल एक्सपेंडिचर वर्ल्ड ओवर जो WHO का है वो 735 बिलियन खर्च होता है, जो कि डेंटल ट्रीटमेंट पे खर्च होता है। उसमें 735 बिलियन में से 385 बिलियन ऐसा है कि जो ट्रीटमेंट के बारे में होता है, और 325 बिलियन इतना होता है जो कि वर्क लॉस के में होता है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता या वो नहीं कर पाता। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि दांतों की बीमारियां ऐसी हैं कि जो प्रिवेंटेबल है। आपको जान के हैरानी होगी, पूरे शरीर में एक दांत ऐसी चीज़ है जिसमें सेल्फ रिपेयर नहीं होता। अगर लिवर थोड़ा सा निकाल भी दें और उसको लिवर रिपेयर हो जाता है, लंग्स को भी हो जाएगा, लेकिन दांत एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक दफ़ा डिके हो गया या टूट गया, उसको आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आई। अब खान पान पे आया, जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता जा रहा है और हम एक अच्छी इकॉनमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो दांतों के ऊपर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी आपको कि तंबाकू की लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे इतने होते जा रहे हैं कि जिसकी वजह से पिछले 50 साल में दांतों की बीमारियां घटने के बजाय बढ़ी हैं इवोल्यूशन के साथ। अर्बनाइजेशन है, फ्रॉम रूरल एरिया वी शिफ्टिंग हेयर, तो ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर साहब ने अभी बताई आपको, डॉक्टर गुलेरिया ने आपको मेंशन किया अबाउट ईटिंग हैबिट, तंबाकू। तो हमारे देश में आपको जान के हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ओरल कैंसर इज 1/6 ऑफ द टोटल बॉडी कैंसर, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया वी आर 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी कैंसर एंड वी आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द ओरल कैंसर। तो ये बहुत ही भयानक चीज़ें हैं, और इसको अगर आप मेरे को कहें तो समराइज करें हम इसको ऊपर, तो कैसे इनसे निदान पाया जाए, उसके ऊपर कैसे हम कंट्रोल करें, तो आई टॉक अबाउट 4 A's। पहला ए है अवेयरनेस, अवेयरनेस ब्रिंगिंग इनटू द सोसाइटी द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीथ। So awareness can be brought by the school level, by media, by public print media, by people like you and me, like people like Dr. Guleria, Dr. Sareen. We all are and the media is the most important who can bring the awareness. पहली चीज़ awareness जो कि लानी बहुत ज़रूरी है आम आदमी के लिए। दूसरी चीज़ आएगी, second A will be the availability। अब क्या है कि हमारे देश में 3 लाख डेंटिस्ट है आज। आप शहर में देखें तो एक डेंटिस्ट 1000 आदमी के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, जबकि WHO की 1:7500 है। लेकिन अगर आप दूर दराज शहर से बाहर जाएं और गांव में जाएं तो आपको एक डेंटिस्ट 5 लाख के ऊपर भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज अवेलेबिलिटी। देन इज द एक्सेसिबिलिटी, हाउ एक्सेसिबल इज द डेंटिस्ट टू द कॉमन मैन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब सरकार छोटी जगह पे दांतों के डॉक्टरों को भेजेगी और उनकी सुविधाएं बनाएगी, पहले क्या था, आपने डेंटल क्लिनिक तो खोल दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल, उससे पीछे अगर 10 साल पहले जाएं तो वहाँ बिजली नहीं होती थी, राइट, तो परफॉर्म कैसे करेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली द पॉलिसी मेकर। जिस तरीके से समय बदला है, चीज़ें एक्सेसिबल हुई हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, एंड थैंक्स टू ऑल 3 of you
और आज इस मंच पर आप तीनों क्योंकि हैं तो जाहिर है यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज जनता तक और व्यूअर्स तक जाएगा। लेकिन क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र करें उनको थोड़ा सा और मैं इलैबोरेट करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले सरीन साहब, रणदीप गुलेरिया जी की लिवर हेल्थ आपको कैसी लगती है? आप देख कर बता देते हैं इसलिए मैंने पूछा। इफ यू मे। वैसे भी इन्हें कंसेशन देना पड़ेगा क्योंकि इनके फादर मेरे टीचर होते थे। दे हु इज मेंटेन्ड सो वेल, सो एट 95 am I right, 98 he still sees patients, so I can say his liver health will be good because his father's liver health is good. So that is one, and of course he maintains himself well, but I can elaborate this a little bit more. Yes. Liver health has to be assessed from the time the baby is in the womb, जब पेट में हो। अब जैसे एयर पॉल्यूशन है, अगर आप देखिए कि 9 महीने में माँ ने क्या क्या खाया, वो कितना पॉल्यूट किया उसने, वो बेचारा बेबी जो पेट में है वो तो बोल ही नहीं सकता। उसको क्या मालूम कि मेरे पे क्या जुल्म हो रहा है। So all people who are listening must understand that the baby, the fetus has a right to be given the best food, best environment. आप रोज से pollute कर रहे हैं उसके लंग को, बॉडी को, माइंड को। So do not pollute the baby's environment. Let the baby, by the time 10 years old, oh, what mother did was nothing. Nothing can be done better. Right. Why it is important? There is something known as diet inflammatory index. जैसे एयर का इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स है ना कि हवा खराब है, खाने का भी। अच्छा, आप रोज, ये तो बच्चे की बात हो गई पेट में, बाकी जो बड़ा है, अब आप देखिए आज आपने कुछ खिला दिया यहाँ, वो पेट में इन्फ्लेमेशन, कल वहाँ कुछ खिला दिया पार्टी में, फिर इन्फ्लेमेशन, फिर आपने कुछ और चढ़ा ली, वीकेंड आ गया सर, वीकेंड आ गया। तो अब आपके पेट में, इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू कन्वे कि आपके पेट में जो आप खाते हैं वो आप नहीं खाते। यू हैव 1.5 kilograms ऑफ बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन विच प्रोसेसेस द फूड। जो आप खाएंगे बैक्टीरिया प्रोसेस करेंगे और उसको लिवर सिंथेसाइज करेंगे। पर आप उसे रोज बैक्टीरिया को, आज इस तरह की फौज आ गई, इस तरह के टेररिस्ट आ गए, तो बेचारे बैक्टीरिया क्या करेंगे? दैट इज वाई यू गेट समटाइम्स डायरिया, sometimes after 3 days of eating out you get fat. So please maintain a very good quality of diet. Don't insult your bacteria of the intestine to keep your liver healthy. So just coming back, pollution of the intestine. अब आप दिल्ली में pollution है तो आप बाहर चले जाते हैं, पर पेट के pollution के तो आप ही जिम्मेदार हैं। And there are 45 types of diet. Some of them are inflammatory, some are not inflammatory. मेंटेन ए गुड डाइट। कई बार आपको ज़रूरी हो तो ये याद रखें कि रॉ मटेरियल, नेचुरल फूड्स आर द बेस्ट, दे आर नॉट इन्फ्लेमेटरी। यस, अदर फूड्स विच यू मेक और प्रिपेयर आर गुड फॉर द टंग, बैड फॉर द बॉडी एंड लिवर। गुलेरिया सर, एक आपको लगता है कि एक सेंस ऑफ एक नॉन केयरिंग एटीट्यूड है, ये क्या 40s के बाद ही लोगों को समझ में आता है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, जो बॉडी अब उसको थोड़ा वापस से सुधारने की कोशिश करते हैं? आपको लगता है कि एक जनरेशन वाइज ये थोड़ा सा ये दिक्कत है कि एक नॉन केयरिंग एटीट्यूड आ गया है? पता है अल्कोहल प्रॉब्लम करेगा फिर भी हम लेते हैं, स्मोकिंग प्रॉब्लम है फिर भी हम करते हैं, ओरल हेल्थ को हम नज़रअंदाज करते हैं, पता है प्रॉब्लमैटिक होगी फिर भी करते हैं, डाइट का हम लोग ध्यान नहीं रखते। हाँ, एक सर्टेन एज के बाद आके लगता है नहीं अब कुछ कर लें तो शायद 60-65 तक पहुंच जाएंगे। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। यंगर एज में लोग सोचते हैं कि अगर मैं कर लूँगा आई एम स्टिल हेल्दी, आई विल गेट ओवर इट। दूसरा ये सोचते हैं कि बाद में मैं आदत छोड़ दूंगा। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो गलत आदतें हैं ये एडिक्टिव हो जाती हैं। सिगरेट स्मोकिंग हैज़ निकोटीन विच इज़ अ वेरी स्ट्रांगली एडिक्टिव एजेंट। अल्कोहल में भी एडिक्शन हो जाती है और विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। तो जो लोग शुरू कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ फैशन, पीयर प्रेशर, या कुछ देख लिया और उसको लगा कि दिस विल गिव मी अ बेटर हाइप और अपीयरेंस, वो आगे जाके हेल्थ पे बहुत नुकसान करता है। तो आई थिंक यंगर जनरेशन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि द हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम, एक्चुअली जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा, फ्रॉम द टाइम द बेबी इज़ इन द फीटस इटसेल्फ, क्योंकि वहीं से कई चीज़ें जो डेवलप होती हैं
दे इम्पैक्ट लेटर लाइफ। और यंग एज में जो चीज़ें होती हैं वो लेटर लाइफ में उनका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। डॉक्टर सरी ने ठीक कहा कि अगर आप हमारे देश में देखें, और दिल्ली की एक स्टडी है, उन्होंने न्यू बॉर्न्स का कॉर्ड ब्लड देखा एंड वेरी हाई लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स आर फाउंड इन द कॉर्ड ब्लड। सो हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें क्या है, क्या पेस्टिसाइड्स हैं, क्या टॉक्सिन्स हैं, वो हमें पता नहीं। और वी आर ट्रांसमिटिंग दैट, द मदर इज ट्रांसमिटिंग दैट टू द न्यू बॉर्न एंड द बेबी इज बीइंग बॉर्न विद द डिसएडवांटेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यंगर जनरेशन को कि हमें अपने हेल्थ का जो ध्यान है वो शुरू से रखना है। और ये हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि एजुकेशन जो है, अवेयरनेस जो है, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अनलेस देयर इज़ अवेयरनेस पीपल विल नॉट रियलाइज। एंड यंगर जनरेशन ऑलवेज हैज़ दैट केयर फ्री एटीट्यूड कि हम बाद में देख लेंगे, अभी तो कुछ भी हम करेंगे तो ठीक रहेगा। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द हेल्थ। एज यू ग्रो ओल्डर देन हेल्थ What do becomes a you concern. tell your younger self at 20? Guleria Saab. What do Your I- younger self at 20, what you would have told yourself? So I would have said that one should have a lifestyle which is healthy, do exercise regularly, look after your weight, be careful about your diet, say no to all habits which can harm your body. You must really respect your body. You know, sometimes we don't respect our body as एक much ही as है। we should. एक ही हमारी बॉडी और वो हमारे साथ एंड तक रहेगी, और अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वी विल रिग्रेट इन लेटर लाइफ। राइट। अनिल कोहली, आपको लगता है कि सोशल मीडिया आज की डेट में एक तरीके का वरदान है लोगों तक रीच आउट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को पता ही नहीं है उनको बताने के लिए, और आपके साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं तो एटलीस्ट आपका जो मिशन है आपके उसमें सक्सेसफुल होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई शायद आपके क्लिनिक तक ना पहुंच पाए, लेकिन आपके सोशल मीडिया हैंडल तक बहुत सारे लोग इन अ गो पहुंच सकते हैं। जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा, मेरा भी कोई सोशल नहीं है। नहीं है, ओह। बट हम डेफिनेटली चाहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक लाइफ में लोगों को जो संदेश देते हैं। देखिए, जहाँ तक ये ओरल कैविटी और दांतों की बीमारियों के बारे में आता है, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी आदतें ठीक होनी चाहिए। अवेयरनेस तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि प्रिवेंटेबल है अगर वो अर्ली स्टेज पे उनको डायग्नोज कर लिया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा। हमने अभी तंबाकू की बात की, शराब की बात की, इन सब चीज़ों की बात की। अब देखिए, मुंह में कोई डेंचर लगाता है या कोई दांत उसका टूट गया और शार्प हो गया, वो दांत स्किन में छोटा सा अल्सर बना देता है। तो आदमी क्या करता है, उस पर कोई घी तेल लगा लेगा, कोई ऑइंटमेंट लेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा समझदार होगा तो केमिस्ट की दुकान पे जाएगा, उसको बोलेगा कोई दवाई दे दो, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। अगर उस चीज़ को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो वो जानलेवा बन सकती है और वो कैंसर भी हो सकता है। तो ये तो हुआ अवेयरनेस का, और किसी चीज़ को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना चाहिए। डॉक्टर सजीव ने ही बताया, डॉक्टर गुलेरिया ने ही बताया कि जो चीज़ें आपके शरीर के लिए हेल्दी हैं, जो कि आपको लंबा जीवन दे सकती हैं, तो उनको आपको डॉक्टर अपनाना अनिल, एक चाहिए। छोटी सी बात जल्दी से, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें हमने देखा है हमेशा से चॉकलेट ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, जंक फूड, पैकेट फूड, और बच्चों को पेरेंट्स रोकने की कोशिश करते हैं पर बच्चे रुकते नहीं हैं। तो ऐसे में उनकी ये जो चॉकलेट ईटिंग हैबिट्स हैं, कंटिन्यूअसली दिन रात खाना, सुबह उठते ही खाना, ये कितनी प्रॉब्लमैटिक उनके दांतों के लिए है? इसमें मैं दो चीज़ें आपको बतानी चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले मैं कहीं पर कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर पता लगा कि पूरी ज़िंदगी में हिंदुस्तान में अगर एवरेज निकाला जाए तो एक आदमी डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाता है। आपको हैरानी होगी जान के कि 2 बार ज़िंदगी में डेंटिस्ट के पास जाता है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है। अच्छा। आप ये देखिए, ये तो हाल है। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे देश में बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। आज़ादी के टाइम आपकी एवरेज एज 37 ईयर होती थी, आज आपकी एवरेज एज जो है वो 65 ईयर्स है। तो हमने बहुत तरक्की की है, साइंस ने बहुत तरक्की की है और आम आदमी की ज़िंदगी को सुंदर बनाया और लंबा बनाया है। लेकिन जब ये हेल्थ पे आता है और हमारी खान पीन की आदतों पर आता है तो हमने कोई तरक्की नहीं की, हम ढलान की तरफ है। तो अब आपने जो बात की तंबाकू और इन चीज़ों की, इनका सेवन हमारी सोसाइटी में और सिविलाइज सोसाइटी में ये बढ़ रहा है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लिवर के लिए भी हानिकारक है, लंग्स के लिए भी हानिकारक है, दांतों के लिए भी हानिकारक है और आपके मुंह के लिए तो है ही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे बड़ा चीज़ है आपका
अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। पहले वाले पॉइंट में आपने एक पॉइंट मेरा छोड़ दिया था, जी। तो उसमें ये था अफोर्डेबिलिटी, कि आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, क्योंकि जितने ट्रीटमेंट है आज बहुत महंगे हैं, और डेंटल एक ऐसा है कि जिसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो आदमी इसलिए भी डरता है। और दूसरा ये है कि आज स्किन के लिए भी कोई इंश्योरेंस नहीं है सर? जी, स्किन के लिए भी कोई इंश्योरेंस नहीं है? स्किन की नहीं है जी। नहीं, वो खूबसूरती के लिए है, ऐसे ही दांतों को भी वो खूबसूरती में लिया जाता है। और हर कोई आज सुंदर लगना चाहता है। देखिए हमारा यंगेस्ट नेशन है, 40 साल की उम्र के और 25 साल की उम्र की हमारी 40% जनरेशन है। और जब आज लड़का लड़की सब आम आदमी काम पे जाता है, तो जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं या कि आप मीडिया में हैं, तो यू वांट टू स्माइल एंड एवरीबॉडी वांट्स टू लुक एट यू। तो उसके लिए आपके दांत सुंदर होने चाहिए, आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर सरीन, एक गंभीर सवाल है, और गंभीर सवाल ये कि पिछले कुछ वक्त में हमने ये भी देखा कि जो डॉक्टर का प्रपोर्शन है वो मरीजों के लिहाज से बहुत कम है। आपको लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बदलते लाइफस्टाइल, बढ़ती बीमारियां, बढ़ती समस्याएं, प्लस इसमें मैं अफोर्डेबिलिटी को पॉजिटिव लेकर चलती हूँ कि लोग अब आपके पास आ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है और हमारा एक मेडिकल सिस्टम इस प्रेशर से जूझ रहा है? ये हमेशा रहेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें, डिमांड विल ऑलवेज आउटस्ट्रिप द अवेलेबिलिटी। और फिर अच्छे डॉक्टर और कम है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। ओन योर बॉडी, यू डोंट हैव टू गो टू द डॉक्टर। ये आप ध्यान, सबसे बढ़िया घर में बच्चों का डॉक्टर उसकी माँ होती है, पर फट से जरा सा हुआ ले जाती हैं मदर। फिर 40 साल तक बॉडी वारंटी में रहती है अगर आप हेल्थ मेंटेन करें, रणदीप ने भी बताया, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, 10% ऑफ द फ्लैट टायर, 90% ऑफ द फ्लैट टायर्स अकर इन द लास्ट 10% ऑफ द लाइफ ऑफ द टायर। तो मतलब जितनी बीमारियां हैं वो एल्डरली एज में। अच्छा, आप मीन एज आपको मालूम है कितनी हो गई है? एवरेज एज 137 ईयर्स। बट अगर आप ढंग से जिए, कितने लोग 137 साल हेल्दी जीना चाहते हैं? हाथ खड़े कर दें। 137, वो पीछे वो कैमरामैन, शाबाश, क्या बात है यार, वो चलाएगा कैमरा 137 साल तक। तो एवरेज एज, दिस इज कॉल्ड डेथ ऑफ एजिंग। So you don't need doctors for everything. First rule, be your own doctor. Don't outsource your health to the doctor. Second, yes, if there is a disease, there must be a process. And that process is, first you should have your own family practice or a family doctor, which has totally gone. So we should have that facility of a small family doctor and then go to the next level. Don't have to go to a specialist for everything. Right. The third is the money spent on your health should be less than the money spent on having no disease. हमारा सारा खर्चा गवर्नमेंट का हेल्थ की ऊपर नहीं है, डिजीज के ऊपर है। तो मेरी अपनी फीलिंग है कि ये रहेगा। और हाँ, आप अगर डॉक्टर्स जैसे अब 2 लाख सीटें हो जाएंगी, जब मैं मेडिकल काउंसिल में था तो 17,500 सीट थी MBBS की, हम लोग 43,000 कर लिए। पर ये हमेशा गैप बना रहेगा। तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स शुड ऑलवेज बी इन डिमांड, शुड नेवर बी इन सरप्लस। नंबर 2, बी योर ओन डॉक्टर and try and see that the children especially are not taken to the hospital unless there is a disease. And yes, you must improve the quality of medicine so that drugs are less and other things are less. Differentiate between there is a problem and there is a disease. Problems can be handled easily, but diseases require a specialist or so. Right. और इसके लिए मैं एक शेर बोल दूं, काफी सीरियस मामला हो रहा है। इरशाद सर। भाई जिज्ञासी जी, एक शेर। एक बार तालियां उससे पहले लेकिन हो जानी चाहिए। इरशाद। क्योंकि आज टीचर्स डे है और इन सब टीचर्स और हम लोगों को कि आज से हमें क्या शुरू करना है, इसके ऊपर शेर है जी। यह मत सोच कि जिंदगी में कितने पल हैं। यह मत सोच कि जिंदगी में कितने पल हैं, यह सोच कि हर पल में कितनी जिंदगी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इसलिए आज से अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत करें। हर पल में कितनी जिंदगी है। यू वांट ए सिक मूवमेंट? नो, आई वांट ए हेल्दी मूवमेंट। सो मेरी जिंदगी की शुरुआत हो गई
I am healthy, I will remain healthy. It is my responsibility. Today is Bharat 24. This may be a message. Everyone is healthy. Remain healthy 24/7. जी Thank you. थैंक यू सर। सरीन साहब के गुलेरिया साहब, सरीन साहब के ह्यूमर की बड़ी बातें होती हैं कि बहुत ह्यूमरस हैं और बड़ी शानदार बातें करते हैं, हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको देखकर हमेशा फील आता है कि आप बहुत गंभीर हैं। अगर आप नहीं हैं और आपके अंदर भी कोई ऐसा एक ह्यूमर है, कोई शेर और शायरी है, कुछ आप कहना चाहते हैं जो अपनी सीरियसनेस से इतर, द स्टेज इज ऑल योर्स। नहीं, आई वुड से कि लाइफ इज मोर देन जस्ट योर प्रोफेशन, यू मस्ट लर्न टू एंजॉय योर लाइफ। राइट। और कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। हेल्थ के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे रीडिंग हो। एंड आई थिंक आई ऑल्सो एंजॉय लॉट ऑफ अदर थिंग्स बिसाइड्स रीडिंग। लाइक I like to read, I like to travel, I like to walk and do some exercise also. अब इतना नहीं है, पहले मैं रेगुलरली योगा भी करता था एंड आई वाज वेरी फाउंड ऑफ योगा एंड आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। एंड एज जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा कि वी हैव टू फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ रादर देन क्यूरेटिव हेल्थ। फोकस हमारा जो है वो सारा कुछ है कि हम बीमारी को क्योर करें। हम फोकस ये होना चाहिए कि हम बीमारी को अपनी तरफ आने ना दें इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ। एंड नाउ वी आर सीइंग अ होल शिफ्ट इन व्हाट वी कॉल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। जो पहले बीमारियां थी, जो बच्चों में डायरिया था, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, वो भारत में बहुत कम हो गया है। लेकिन लाइफस्टाइल हमारा इतना चेंज हुआ है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस बढ़ गई हैं और वो इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए हमें जो जोर देना है वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ इज़ टू एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी एंड ऑल्सो हैव अ हॉबी, डोंट बी टोटली इनटू योर करियर। बट व्हाट अबाउट स्ट्रेस? क्योंकि मैं अभी प्रेशर की बात कर रही थी सर से, तो आपने तो बहुत प्रेशर कोविड टाइम पर, क्योंकि वो प्रेशर हमने बहुत दूर रहते हुए भी महसूस किया है, हमारे परिवार में महसूस किया है। आई हैड 2 कोविड पेशेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन द फैमिली एंड अ वेरी सीरियस, माई फादर वॉज वेरी सीरियस। सो वो प्रेशर इतना ज़बरदस्त था कि उस वक्त ऐसे लगता था कि किसी तरीके से इससे बाहर निकल आओ। लेकिन लाइफ लॉन्ग का एक स्ट्रेस उसने आपको दिया है, किसी को एक बीमारी जीवन भर की दे दी है, तो उस स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज किया? आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा होगा उन पेशेंट्स को देख के, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, डेथ्स थी सर, वो बहुत ख़राब था। कोविड वॉज अ वेरी टफ टाइम एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वी केप्ट इंक्रीजिंग बेड्स, हॉस्पिटल में, एम्स में बेड बढ़ाते रहे, लेकिन तब भी बेड्स की कमी होती थी। और ऐसा समय था कि आई कुड नेवर इमेजिन कि हम ऐसा समय देखेंगे। आई यूज्ड टू हैव अ मीटिंग एवरी डे एट 8 in the morning विद द एंटायर स्टाफ। और सबसे जो मुझे वहाँ पे डर लगता था मीटिंग में, वो था जो फॉरेंसिक मेडिसिन वाले लोग खड़े होकर कहते थे कि अब मॉर्चरी में इतनी बॉडीज़ हैं और अब इनको हम आगे क्रिमेशन के लिए नहीं भेज पा रहे। वी हैव टू अरेंज कि हम बॉडीज़, क्योंकि कोई अटेंडेंट नहीं था, हॉस्पिटल स्टाफ वुड गो एंड डू द क्रिमेशन। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा समय आएगा। तो बहुत स्ट्रेस था पेशेंट्स के तरफ से, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से, एंड ओवरऑल ट्राइंग टू स्टे इन टच विद न्यू डेवलपमेंट्स बिकॉज इट वाज अ न्यू इन्फेक्शन। क्या लेटेस्ट है, हम क्या और कर सकते हैं जिससे हम लोगों की जान बचा पाएँ। लेकिन आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फैमिली सपोर्ट, हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सपोर्ट ऑफ योर कोलीग्स एंड टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And I think that is what helped us, not only as an institute but as a nation also, क्योंकि हम सब लोग साथ मिलके हमने ये तय किया कि इससे हम निकलेंगे और अच्छी तरह से निकलेंगे। जितना हम लोगों को बचा पाए हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि ये जो था एक काफ़ी हद तक हमें स्ट्रेस से निकाल पाया। अनिल साहब, स्ट्रेस की बात हो रही है, मैं जेनजी की बात ले आती हूँ इसमें। आजकल ऐसा लगता है जेनजी को अननेसेसरी का स्ट्रेस है, हर चीज़ पर तनाव लेना है, कुछ है तब भी तनाव लेना है, कुछ नहीं है तब भी तनाव लेना है। फिर तनाव से क्या होता है, आपके बॉडी में अलग अलग पार्ट आपके इफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कहता है आपकी बीमारियों को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जाए, आपके लाइफस्टाइल में आप कैसे चेंजेस करें कि एटलीस्ट वो तनाव से आप बचे रहें, बाकी तो फिर सब अपने आप ठीक चलता रहेगा। फिर दांत हो, लिवर हो, आपके फेफड़े हो, फिर सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया, डॉक्टर सरीन ने, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि हम हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी हेल्थ के ऊपर। तो वो बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंटिव हेल्थ, आप हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करिए सो दैट आपको बीमारियों पे खर्चा ही ना करना पड़े। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने डॉक्टर खुद बनिए, कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े।
अब इसको आगे बढ़ाते हुए आपके सवाल को, हर एक आदमी आज की जिंदगी में भाग रहा है एंड दैट्स द वन ऑफ द रीजन फॉर द स्ट्रेस, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू compete with our colleagues, with seniors, and we want to reach, like Dr. Serene, Dr. Guleria took like 30-40 years to reach where they are today. But today's generation wants to reach there within few years or few months, which is not practically feasible. और दूसरी चीज जो है, जैसे स्ट्रेस की आपने बात की, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि व्हेन यू आर स्ट्रेसफुल, योर जॉइंट्स, टीएम जॉइंट होता है हमारा, जिससे मुंह खोलते और बंद करते हैं, स्ट्रेस की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। माइग्रेन है आपका, न्यूरैल्जियाज हैं, और सबसे बड़ी चीज है, स्ट्रेस की वजह से आपके मुंह में अल्सर हो सकते हैं, आपके दांत घिस सकते हैं। पर इन सब चीजों से बचा जा सकता है अगर आपको जानकारी हो। और जो आपने कहा तो सबसे बेस्ट है, जो डॉक्टर साहब ने भी बताया आपको, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी मुस्कुराने दीजिए, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पब्लिक को भी और हमें भी। तो ये बहुत अच्छा, अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी वैसे ही बढ़ जाएगी। थैंक यू कुछ साल। थैंक यू सरीन साहब। हमने देखा कि हमारी सरकारें बहुत गंभीर मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर हुई हैं, बहुत सारी मांगे डॉक्टर्स द्वारा भी रखी जाती हैं। पिछले कुछ समय में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कंसर्न सामने आया आफ्टर द कोलकाता इंसिडेंट। उसको लेकर IMA से लेके अभी तक प्रोटेस्ट हो रहा है, सब चीज़ें हैं। इसकी ज़रूरत हमेशा से ही महसूस होती होगी आप लोगों को कि डॉक्टर्स, क्योंकि जब कोई पेशेंट आता है और उसके साथ कोई तीमारदार उसके साथ होता है, दे आर इन अ वेरी इमोशनल स्टेज। आई एम श्योर यू विल जस्टिफाई दैट एज वेल, बट एट द सेम टाइम डॉक्टर्स की सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है। इसको लेकर आपको लगता है कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? एट द सेम टाइम जो पेशेंट्स के साथ आते हैं उनको भी एक प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग हेडेड होके हॉस्पिटल आना चाहिए। एनीथिंग कैन हैपन। Thank you. This is a very appropriate time to discuss, and I am happy that you say doctors के भी rights हैं, Absolutely. doctors को protection चाहिए। पर आप ऐसे सोचिए, अगर चाहे वो कोर्ट हो या कोई ऑफिस हो, जजमेंट आपके अगेंस्ट हो जाए तो आप क्या करते हैं? कोई मार पीट तोड़ फोड़ नहीं करते। You accept. आपने कहीं अप्लाई किया से ड्राइवर्स लाइसेंस, आपका रिजेक्ट हो गया, आप कोई तोड़ फोड़ नहीं करते। तो ये डॉक्टर्स के ऊपर हमला या उनकी थोड़ा बहुत इंसल्ट एक बिल्कुल अच्छा सोसाइटी का साइन नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक को समझना चाहिए कि डॉक्टर अपनी कोशिश करता है, वो इलाज बदल सकता है, बीमारी नहीं बदल सकता। तो अगर आप सोचें कि हर बीमारी का इलाज अस्पताल में जाएं और जजमेंट मेरे फेवर में हो, ये संभव ही नहीं है। तो हम इस बात को भूल के ये एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, जो मेरे ख्याल से डॉक्टर के लिए एक प्रेशर हो जाता है, और स्पेशली जूनियर डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे होते हैं उनके लिए तो बहुत समस्या हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड चल रहा था तो मुझे इंस्पेक्ट करने के लिए वहाँ भेजा LNJP हॉस्पिटल में। तो एक सरदार जी थे, जूनियर रेजिडेंट, भाग रहा था वो, और हम लोग इंस्पेक्शन को पहुंच के, उसने हमें हवाई नहीं दी। उसने कहा होगा कोई, मैं तो मरीज़ देख रहा हूँ। मैंने उसको एक बार रोका, देखा, फिर चल दिया। फिर मैंने उसे रोका, मैंने कहा भाई तूने सवेरे से, उस समय 11 बज रहे होंगे, 12, सवेरे से कितने पेशेंट देखे जी? मैंने कहा सर कोई 60 देख लिए मैंने कोविड के। वो हंस रहा था बंदा। कैन यू इमेजिन दैट a young boy from the morning till about 11 had seen 60 COVID cases and he was happy and running, not bothered about the world. कोई ऐसा प्रोफेशन बता दीजिए जिसमें सुबह से लेके जान लगा कर एक जूनियर रेजिडेंट, जूनियर डॉक्टर जान लगा रहा, और वो अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा। We who have gone through this will appreciate कि how much at risk was that boy and he had no other motive. उसको तो उतनी तनख्वाह मिलनी है जितनी जो घर पे बैठा है। तो अगर ये पब्लिक समझ ले, अगर आप, मैं सब ये बात समझ लें कि डॉक्टर के जो प्रोफेशन में आया है वो एक दूसरा ही बंदा है, वो पैसे कमाने या इस तरह के इलाज के ऊपर ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं आया। तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। एक ज़माने में पोप, एक ज़माने में प्रीस्ट, दे वर डॉक्टर्स, दे वर द हीलर्स,
Doctor is a healer. This must be appreciated by the society. They are not God. They cannot give you life, but they are healers. So every minute of a doctor must be appreciated. They may make mistakes. I make more mistakes than my resident because I come across maybe more difficult cases. So my simple, humble message is, everyone in the society must stand with doctors at every time, every moment, and let them do their work. Yes, we may fail, but so did Christ fail. Christ failed at the first time. And for a doctor, your last mistake is your best teacher. We all learn so that the next patient is treated better. So thank you for asking and getting this out of me. But I am very clear that society has probably not done enough. No regulation can match the will, the change, the attitude of the society to say, yes, we are with you, doc, we with you, doc, come what may, do your job, and we will salute you. We can do that. So let everybody salute doctors today. रणदीप गुलेरिया साहब, आपसे भी मेरा यही एक सवाल है, क्योंकि ये कंसर्निंग इशू है, आपके इस पर थॉट क्या है? डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, क्योंकि मैदानता वहाँ पर भी फ्लो ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं. ऐसी सिचुएशंस कभी आई हों जब आपको समझाना पड़ा हो या ऐसी सिचुएशन को टैकल करना पड़ा हो, ऐसे मोमेंट्स पे या ऐसी इंसिडेंट्स के दौरान आपको भी फील होता है, और जो कुछ भी कलकत्ता में भी हो रहा है, डॉक्टर सिक्योरिटी को लेकर स्टेप्स उठाना बहुत ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? So, मेरा मानना है कि आई थिंक आई टोटली एग्री विद व्हाट डॉक्टर सरीन सेड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव चेंज इन सोसाइटी. ये हम समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ अ चेंज इन द लास्ट वन जनरेशन इन सोसाइटी. देयर वॉज अ टाइम जब आप कहते थे कि आप डॉक्टर हो तो आपको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था. आई नो द टीचर्स एंड डॉक्टर्स वर टू पीपल हु वर रियली रिस्पेक्टेड. भगवान का दूसरा रूप. और अब दोनों प्रोफेशंस में जो उनका रिस्पेक्ट है दैट हैज़ रियली कम डाउन. एंड वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि इसका कारण क्या है. And I think one should understand, like Dr. Sareen said, that doctors and teachers work selflessly. Today's Teachers' Day, teachers work selflessly to bring out students, and they are so happy when they see their students doing well. Doctors work so hard, and I can tell you as a clinician that nothing gives you more pleasure than seeing your patient become all right. Right. आप patient के चेहरे पे एक smile देखो कि अब वो ठीक हो गया. You feel that this is what you did for as far as your career is concerned. No money can match that. लेकिन then you are still, you're not God. You can still have attempts which will not work. Patient's illness may be such that it is far beyond what you can do. And society has to understand that. लोगों को ये समझना चाहिए कि ये डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ में जीवन और जो मृत्यु है वो तो भगवान के हाथ में. हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं. कई दफ़ा वी आर सक्सेसफुल, ऑफन वी आर नॉट. और स्पेशली जब क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनकी बीमारियां बहुत हैं, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, कई दफ़ा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंड देन इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग विच हैज़ टू बी देयर फ्रॉम सोसाइटी. We can bring in a lot of laws. I think that is something which is being pushed for, that there should be better regulation. But I think there is also a need for better awareness so that society में यह understanding हो कि doctors, especially the doctors who are working in very stressful conditions. हम डॉक्टर्स की ड्यूटी आवर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं. देयर इज़ अ ह्यूज चैलेंज. जैसे आपने शुरू में कहा, देयर इज़ अ डिस्पैरिटी इन नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स. आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओ, लाइन लगी हुई है. डॉक्टर सारे पेशेंट्स देखते हैं. देयर आर टाइम्स व्हेन यू सिट फॉर 6, 7, 8 आवर्स नॉन स्टॉप इन द ओपीडी. हर एक पेशेंट को देखते हैं. You try your best, but you should understand that that is something that you should be appreciated rather than trying to say कि कुछ हो गया तो आप डॉक्टर के साथ एग्रेसिव हो जाओ. I think that is not what society is all about. अनिल जी, आपका टेक लेने से पहले एक बार रणदीप गुलेरिया साहब, एक सवाल मेरा और है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मेरे पास पर्टिकुलरली वो सवाल पूछने के लिए आया है, और ये कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं. सो उसको लेकर क्या किया जा सकता है, क्या बदलाव होने चाहिए? क्योंकि हम जब भी कोई दवाई मार्केट में आती है उसके मानक वो कितने सख्त हैं. बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिन पर बैन लगा दिया गया पिछले कुछ वक्त में, और वो दवाइयां हम रेगुलरली यूज़ करते थे विच वर मोर ऑफ पेन किलर्स.
फिर कुछ ऐसे बीमारियां हैं, जैसे कि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो जो सांस की फेफड़े की बीमारियां होती हैं उसकी दवाइयां बहुत महंगी हैं, कैंसर की दवाइयां बहुत महंगी हैं, और जिनको हमेशा अपनी दवाइयों के रूटीन को जारी रखना है किसी भी बीमारी से हो, बहुत महंगी पड़ती हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक स्लाइड चेंज उसमें भी आना ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी कायम रहे और वो दवाइयाँ लेना जारी रखें? ये मैं आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हेल्थ इज शुड बी अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Right. हेल्थ एंड एजुकेशन इज समथिंग जो शुड बी देयर फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ राइट। और ये हमारा जो चेंज आया है, वी हैव मूव्ड फ्रॉम एन एरा ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन टू एन एरा ऑफ इन्वेस्टिगेटिव मेडिसिन एंड मोर एक्सपेंसिव मेडिसिन। 20-30 साल पहले की हम बात करें तो आप डॉक्टर के पास जाते थे, वो आपको डिटेल में एग्जामिनेशन करता था और आपके एग्जामिन करके देख लेता है कि लिवर बड़ा है, आपके फेफड़े में कंजेशन है या कहीं और नुक्स है, और वो आपको दवाई लिख देता था। और वो पूरे फेथ के साथ पेशेंट दवाई लेके फुल ट्रस्ट इन द पेशेंट विद द डॉक्टर रहता था। अब इतना सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप किसी भी फिजिशियन के पास जाओगे, वो आपको 10 इन्वेस्टिगेशन लिखेगा जिसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर न्यू मेडिसिन आएंगी जिसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो हेल्थ केयर इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, and therefore there should be some mechanism, especially for those who cannot afford, whether it be a broad insurance based system, whether it be a government responsibility, jisse the right to health should be something for every citizen. I think that is very, very important. We must work on that so that people should not be denied health because they can't afford it. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम, जैसे हम कह ही रहे हैं शुरू से, वी फोकस अ लॉट ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ। अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर विल आल्सो कम डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम समस्या को अपने पास आने ही नहीं दे तो निवारण को खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अनिल कोहली, आप भी इस बात से एग्री करते हैं जिसका जिक्र भी गुलेरिया साहब कर रहे थे, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, बहुत लोगों तक हमने इलाज पहुंचाने की सरकार ने कोशिश की है और योजना बहुत सक्सेसफुल रही, उसको कंटिन्यू लगातार किया जा रहा है। फिर इस बार भी बजट में हमने देखा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर फोकस किया गया। 2.5% ऑफ द GDP वी आर प्लानिंग टिल 2026 और 27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बाकी देशों से जब हम कंपेयर करते हैं कई बार, तो हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी कंपेयर करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम भूल जाते हैं पॉपुलेशन को कंपेयर करना। तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है। और इन्हीं सब चीज़ों में, जैसे दवाइयाँ हो गई या आयुष्मान भारत योजना हो गई, ऐसी योजनाएं चले तो हम कवर ज़्यादा कर सकते हैं लोगों को। आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा कि हमारी 2.5 2.6 है, अगर आप USA की देखें तो 15% से ऊपर है। तो उसी के बेस के ऊपर आपकी प्रिवेंटिव और जितनी क्यूरेटिव होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके पहले सवाल को थोड़ा और बढ़ाना चाहूँगा, जो आपने आज की देश में जो स्थिति है डॉक्टरों की, तो उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर, और दूसरा पहलू है वायलेंस अगेंस्ट द फीमेल जेंडर। नाउ पहला सवाल जो है अगेंस्ट द फीमेल जेंडर, वी हैव टू चेंज मानसिकता, आम आदमी की चेंज करनी पड़ेगी कि हर एक चीज़ को आप इज्जत से देखें। और ये चीज़ें आपको बचपन से मॉरल, बच्चों का जब स्कूल में है तब उनको बताना पड़ेगा, बहन भाई, माँ बेटी, उनका क्या रिश्ता है, उनकी क्या इज्जत है, क्या उम्मीद है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो कलकत्ता में वो एक लड़की के साथ हुआ, दैट्स ए सेपरेट थिंग। एंड अगर आप मॉल में जाएं, सड़क पे जाएं, कोई स्कूटर रोक के जब होता है, तो ये आम आदमी की मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी और हमें इससे उठना पड़ेगा आगे। दूसरा जो वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर है, पहले डॉक्टर को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, भगवान का रूप दिया जाता था। अब जैसे जैसे ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में और कमर्शलाइजेशन हुआ है, उससे डॉक्टरों की इज्जत कम हुई है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर हमने पेमेंट किया है तो वी शुड गेट द ट्रीटमेंट एंड वी शुड बी ऑल राइट। अब ये डॉक्टर अपना बेस्ट कर सकता है, बट नोबडी कैन गिव यू 100% गारंटी कि भाई आप बिल्कुल ठीक होके ही जाएंगे। 100 में से 1-2 लोगों को दिक्कत भी आती है, दे आर मेडिकल रीजन, इट इज़ नॉट नेग्लिजेंस, मे बी द नॉर्मल प्रोसीजर। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मानसिकता को हमें बदलना होगा। दूसरा, डॉक्टर अपनी पूरी, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा मरीज खराब हो या उसकी तबीयत खराब हो या उसको कुछ ऐसे अनहोनी हो। लेकिन आदमी सोचता है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, वो सोचता है मैंने पैसे दिए हैं, क्यों नहीं ठीक हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम एक बहुत बड़ा देश है और हम जहाँ सोचते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी विश्व की
अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो उसके लिए आम आदमी को भी, इसके लिए हर एक आदमी को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और मेरा तो जानना ही होगा, मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, तो स्त्री शक्ति और स्त्री नारी शक्ति की हम बात करते हैं तो हमें उनको बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, बराबर की इज्जत देनी पड़ेगी। हम बात तो करते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी 1/3 होनी चाहिए, जॉब में 1/3 होनी चाहिए, और रियलिटी में भी होनी चाहिए। जी, और जो मेरा दूसरा सवाल आपसे था दवाइयों को लेकर, और जो जिस तरीके से इलाज एक्सपेंसिव हो रहा है, आयुष्मान भारत योजना का मैं जिक्र कर रही थी। वो देखिए, दवाइयों का अब जैसे आपकी है जो आपकी नॉर्थ A huge round of applause as we have with us our own health minister JP नड्डा साहब is with us। एक बार जोरदार तालियों के साथ JP नड्डा जी का स्वागत करते हैं। और क्योंकि आज हम हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहे हैं, हेल्थ पर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर की मौजूदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। प्लीज हैव अ सीट, आइए बैठिए। जी, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसके लिए देखिए, अब नड्डा जी आ गए हैं तो मैं बताऊंगा। आपने दवाइयों की बात की, महंगी हो रही है, उसके लिए जेनेरिक मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि आपके प्राइजेज जो हैं ऑलमोस्ट 1/4 और 1/3 पर आ गए हैं। तो दिस इज अ बिग बूस्ट टू द मेडिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे कि जेनेरिक मेडिसिन से आपकी आम दवाइयों की कॉस्ट कम होगी और ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होगी, और ये आम आदमी को ये पहुंच पाएगी। सरीन साहब, कुछ जाते जाते अगर सेशन को वाइंड अप करने से पहले आप नड्डा साहब को ढूंढ रहा था कि नड्डा साहब कहाँ हैं। ये तो उनके छोटे भाई निकले। सर, यू आर लुकिंग 10 years younger than what I had seen you. You're fitter and smarter and much leaner and better, and thank you. इतनी कम तालियों से नहीं चलेगा का, तो हेल्थ मिनिस्टर है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सर, हेल्थ कोई डॉक्टर दे नहीं सकता, हेल्थ अर्न करनी पड़ती। दवाई के पैसे दे सकते हैं पर आप हेल्थ नहीं खरीद सकते। एक ही मैसेज है मेरा, प्लीज़ डू नॉट आउटसोर्स योर हेल्थ, अर्न योर हेल्थ, वर्क फॉर इट एंड बी हेल्दी, एंड लेट अस सी 2047 ऑल द इंडियंस आर हेल्दी, live up to 100 years. शतायु भवें। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं और मुस्कुराते रहिए। जो लगातार हम कह रहे हैं, सब मुस्कुराते रहिए। नड्डा साहब के चेहरे पर भी बहुत खूबसूरत मुस्कान है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच शिव कुमार सरीन साहब, रणदीप गुलेरिया जी, अनिल कोहली जी, मेरे साथ इस मंच पर चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां इस बातचीत के लिए।